गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसमें आज का टॉपिक है रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो देखो, रक्तदान ये एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि को स्थानांतरित किया जाता है। तो रक्तदान किसे कहते हैं? रक्तदान एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित कोई उत्पाद जैसे प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि को स्थानांतरित किया जाता है। सर्वप्रथम रक्तदान 15 जून 1667 को फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा संपादित किया गया। उन्होंने 15 वर्षीय एक बालक में भेड़ के रक्त से रक्तदान करवाया था। हालांकि इसके 10 वर्ष बाद पशुओं से मानव में रक्तदान निषेध कर दिया गया। तो देखो, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वप्रथम रक्तदान कब किया गया? 15 जून 1667 को। किसने किया? फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा संपन्न किया गया। किसमें किया गया? एक 15 वर्षीय एक बालक में भेड़ के रक्त से रक्तदान करवाया गया। रक्तदान की आवश्यकता। तो रक्तदान की आवश्यकता क्यों है? निम्नलिखित परिस्थितियों में रक्तदान की परम आवश्यकता होती है। नंबर 1, चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर। नंबर 2, शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर। नंबर 3, शल्य चिकित्सा के दौरान। नंबर 4, रक्त में विषाणु अल्पता की स्थिति में। नंबर 5, हीमोफीलिया के रोगियों को। और नंबर 6, दात्र कोशिका अर्रकता के रोगियों को इसकी आवश्यकता होती है। भाई, जैसे चोट लग गई, ज़्यादा रक्तस्राव हो गया तो शरीर में रक्त की कमी, तब रक्त की आवश्यकता है। नंबर 2, शरीर में गंभीर रक्तहीनता हो गई, यानी रक्त की कमी हो गई, तब। शल्य चिकित्सा के दौरान रक्त का स्राव ज़्यादा हो गया, शरीर में रक्त की कमी हो गई, तब रक्तदान की आवश्यकता होती है। रक्त में विषाणु यानी प्लेटलेट्स कम हो गई, तब रक्तदान की आवश्यकता होती है। हीमोफीलिया के रोगियों को, दात्र कोशिका अर्रकता के रोगियों को इसकी आवश्यकता होती है। रक्तदान की प्रक्रिया। रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे निम्न प्रकार से संपादित किया जाता है। नंबर 1, रक्त संग्रहण, ब्लड कलेक्शन। नंबर 1 इसमें सब पॉइंट है। रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व दाता यानी जो रक्त देता है के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। नंबर 2, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी के माध्यम से विशेष प्रकार की निर्जमीकृत थक्कारोधी युक्त थैलियों में दाता से रक्त का संग्रहण किया जाता है। नंबर 3, संग्रहित रक्त का फिर प्रशिक्षित भंडारण किया जाता है। इससे रक्त में जीवाणु वृद्धि को रोका जाता है। भाई, प्रशिक्षित भंडारण का मतलब है इसे कम ताप पर रखा जाता है। कम ताप पर जो है जीवाणु वृद्धि नहीं करते हैं, जिससे जीवाणु की वृद्धि को रोक लिया जाता है। कोशिकीय उपापचयी क्रियाओं को धीमा कर दिया जाता है। नंबर 4, संग्रहित रक्त की कई प्रकार से जांच की जाती है, जैसे रक्त समूह के आधार पर, RH कारक के आधार पर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV आदि की जांच की जाती है। नंबर 5, रक्तदान संग्रहण के बाद दाता को कुछ समय तक चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है ताकि उसके शरीर में रक्तदान के कारण होने वाली किसी प्रतिक्रिया का उपचार किया जा सके। मनुष्य में रक्तदान के बाद प्लाज्मा की 2-3 दिवस में पुनः पूर्ति हो जाती है तथा औसतन 36 दिन बाद रक्त कोशिकाएं परिसंचरण प्रणाली में प्रतिस्थापित हो जाती है। अब देखो व्यय। नंबर 1, व्यय में है आदान, ट्रांसफ्यूजन। नंबर 1, आदान से पूर्व मरीज में रक्त का दाता के रक्त से मिलान ABO रक्त समूहीकरण के अनुसार और RH समूहीकरण के अनुसार किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद आदान संपन्न किया जाता है। नंबर 2, संग्रहित रक्त को आदान प्रक्रिया शुरू करने से केवल 30 मिनट पहले ही भंडारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है। नंबर 3, रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से ही दिया जाता है। ये करीब 4 घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया है जो प्रवेशनी के माध्यम से संपन्न की जाती है। नंबर 4, रोगी में आदान संबंधित प्रक्रियाएं जैसे ज्वर, ठंड लगना, दर्द, साइनोसिस, हृदय गति की अनियमितता आदि को रोकने हेतु चिकित्सक द्वारा औषधि दी जाती है। रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, समजात आदान। नंबर 2, समजीवी आदान। स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है,
रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान कितने प्रकार का होता है? तो आपका आंसर होगा 2 प्रकार का। एक होता है समजात और दूसरा होता है समजीवी। समजात आदान ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। भाई रक्तदान के दौरान किसी ने रक्त दान किया, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह, RH कारक आदि का मिलान किया, हेपेटाइटिस बी, HIV, फिर जो अन्य व्यक्ति के संग्रहित रक्त को दे दिया जाता है। समजीवी आदान ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है। पहले किसी व्यक्ति ने रक्तदान किया, रक्त डोनेट किया और उसे ही फ्यूचर में रक्त की आवश्यकता पड़ जाए तो उसने जो पहले रक्तदान किया था उसी का रक्त उसी को दे दिया जाए तो ये समजीवी आदान कहलाता है। दान किए हुए रक्त को प्रसंस्करण द्वारा पृथक भी किया जा सकता है। प्रसंस्करण के बाद रक्त को लाल रक्त कणिकाओं, प्लाज्मा तथा प्लेटलेट्स में विभक्त कर इसका प्रशिक्षित भंडारण किया जाता है। तब प्रशिक्षित भंडारण से अर्थ है कम तापक्रम पर इसे रखा जाता है। मानव के अलावा पशुओं में भी रक्तदान किया जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, रक्तदान के दौरान रखी जाने वाली सावधानियाँ। नंबर 1, दाता व रोगी के रक्त में ABO प्रतिजन का मिलान किया जाना चाहिए। नंबर 2, दाता के रक्त में रोगकारक या हानिकारक तत्वों के ना होने की जांच करना। नंबर 3, दोनों के रक्त में RH कारक का मिलान करना। नंबर 4, संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षित भंडारण करना, कम ताप पर भंडारण करना। नंबर 5, किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषण से बचाना। नंबर 6, संग्रहण तथा आदान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में ही हो। आदान के दौरान बरती गई असावधानियों के कारण निम्न रोग या संक्रमण हो सकते हैं। HIV फर्स्ट तथा HIV सेकेंड का संक्रमण हो सकता है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। तो यहाँ पूछा जाता है HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HTLV-1 तथा HTLV-2 का संक्रमण, ठीक है। HTLV का पूरा नाम ह्यूमन T लिम्फोट्रोफिक वायरस। हेपेटाइटिस B व हेपेटाइटिस C, क्वेट जैकब रोग आदि जो है इससे हो जाते हैं। रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व। तो देखो मनुष्य में रुधिर के कई प्रकार पाए जाते हैं जिन्हें ABO रुधिर तंत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 विकल्पियों के आपसी तालमेल पर निर्भर करता है। ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं, ठीक है। IA, IB तथा IO या इसे स्मॉल i से भी लिखते हैं क्योंकि अप्रभावी जीन क्रिया का समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम होता है O, इसलिए ये अप्रभावी होता है, इसे स्मॉल i से दर्शाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन A तथा प्रतिजन B का निर्माण क्रमशः विकल्पी IA तथा IB द्वारा किया जाता है, ठीक है। विकल्पी IO या I अप्रभावी होते हैं तथा किसी प्रतिजन के निर्माण में संलग्न नहीं होते हैं। किसी मनुष्य में अभिव्यक्त रक्त वर्ग की किन्हीं 2 विकल्पियों के बीच की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। मनुष्य में विकल्पी की उपस्थिति के आधार पर रुधिर के कुल 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। विकल्पी 3 होते हैं, IA, IB और I, और जीन प्रारूप जो है वो 6 होते हैं, ध्यान रखना। और रक्त समूह समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है उस रक्त समूह का नाम लिखिए जो समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम है, तो आपका आंसर O होगा। इन जीन प्रारूपों की वंशागति मेंडल के नियमानुसार होती है। ए रुधिर वर्ग के जीन प्रारूप 2 है, IA और दूसरा जो है IA, ठीक है। 2 तरह से हो सकता है, दोनों IA हो सकते हैं, एक IA। I जो है स्मॉल I यहाँ वो अप्रभावी है, तो ये ब्लड ग्रुप A ही होगा। इसी प्रकार से B के भी 2 होंगे, IB, I, ठीक है। AB का एक IB और O का एक I। रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता के अनुप्रयोग व इसके कहाँ उपयोग किए जा सकते हैं? तो पैतृक रक्त संबंधी विवादों को हल करने में, सफल रक्तदान कराने में, नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता के लिए, आनुवांशिक रोगों जैसे हीमोफीलिया आदि के इलाज में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये उपयोग हो गए, ठीक है। रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता के उपयोग पूछ लिए जाते हैं।
तो देखो हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं, पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो पैतृकता संबंधी विवादों के हल में रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के ज्ञान का उपयोग निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। माना कि एक शिशु है जिस पर दो दंपति यानी पति पत्नी, ठीक है, पुरुष स्त्री एक, और दूसरे पति पत्नी, दो दंपति इस पर जो है अपना अधिकार जता रहे हैं, हमारी संतान है, ठीक है। शिशु का जो रुधिर वर्ग है वो बी है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, शिशु का रुधिर वर्ग क्या है? बी। एक दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ओ है और जीन प्रारूप आई है, तथा स्त्री का रुधिर वर्ग ए बी है और इसका जीन प्रारूप आई बी है। दूसरे दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग जो आई है तथा स्त्री का जो है बी है और इसका जीन प्रारूप आई है। मेंडल की वंशागति के नियमानुसार जो है इन परिस्थितियों में शिशु का रुधिर वर्ग किस प्रकार का होगा उसकी संभावना को हम यहाँ तलाशेंगे। तो प्रथम दंपति के लिए लेते हैं, पुरुष का रुधिर वर्ग ओ था, जीन प्रारूप आई था, स्त्री का ए बी था, आई बी। युग्मक जनन हुआ, युग्मक बने, आई बन गया, यहाँ आई बी। इस आई की क्रिया इन दोनों से करानी है, इससे करवाए, इस आई की क्रिया इससे करवाए, इस आई की क्रिया इससे करवाएंगे, फिर इसकी इससे। तो आई को किसके साथ? आई ए के साथ लिख लिया, आई हो गया। फिर आई को आई बी के साथ लिख लिया, आई हो गया। फिर आई को आई ए के साथ लिखा, आई हो गया। फिर आई को बी के साथ, आई बी के साथ आई। अब देखो यहाँ आई का मतलब ए रुधिर वर्ग हो सकता है, आई का मतलब बी, ये ए और ये क्या हो गया? बी। यहाँ टोटल 4 संतानें हमने निकाली हैं जिनमें से 2 का ए हो रहा है, 2 का बी। यानी कि हाँ, इस दंपति से 50% संभावना है कि ए ब्लड ग्रुप वाली संतान हो सकती है, 50% की संभावना है कि इनसे पी ब्लड ग्रुप वाली संतान हो सकती है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम द्वितीय दंपति लेते हैं, ठीक है, जिसमें पुरुष का रुधिर वर्ग क्या है? ए और जीन प्रारूप आई है, स्त्री का बी, जीन प्रारूप आई है। युग्मक जनन होगा, युग्मक बनते हैं आई ए और यहाँ बनते हैं आई वही आई का आई बी के साथ आई बी हो गया। फिर आई का आई के साथ आई हो गया, आई का आई बी के साथ आई बी हो गया और आई का जो है किसके साथ? आई के साथ ये आई। यानी कि आई बी का मतलब ए बी हो सकता है, आई ए हो गया और ये ए बी हो गया और ये ए। इस दंपति से 50% संभावना है कि ए ब्लड ग्रुप वाली संतान होगी, 50% की संभावना है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाली संतान होगी। यानी कि बी ब्लड ग्रुप वाली संतान केवल प्रथम दंपति से ही हो सकती है। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रथम दंपति ही इस शिशु के वास्तविक माता पिता हैं। क्लियर है? इस प्रकार सफल रक्तदान तथा आनुवांशिक रोगों के निदान हेतु रुधिर वर्गों की आनुवांशिकता का ज्ञान जो है होना परम आवश्यक है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।